फ्री में स्वागत है। तो चलिए आज देखने जा रहे हैं जगदीश चंद्र मथुरा, इसका लेखक परिचय। ठीक है, तो इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहले आपको लेखक परिचय कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसकी व्याख्या अगर बुक वाला नहीं देखे तो उस भी जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, आपके पूरा बुक जो है बुक सामने रहता है। ठीक है, उसको हमने अच्छे से समझाएं, व्याख्या किए। तो चलिए बात करते हैं इसका जन्म के। तो इसका जन्म हुआ 16 जुलाई 1947 को। ठीक है, जगदीश चंद्र मथुरा का जो जन्म हुआ 16 जुलाई 1947 को हुआ। तो आगे देख लेते हैं। और जगदीश चंद्र मथुरा को जो निदान हुआ है 14 मई 1978 ईस्वी को। ठीक है, जगदीश चंद्र मथुरा का जो निदान हुआ 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म स्थान जो है शाहजहांपुर है। ठीक है, शाहजहांपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, जगदीश चंद्र मथुरा को जो जन्म हुआ शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ। अगर शिक्षा की बात करें तो एमए किए अंग्रेजी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए, वो भी अंग्रेजी से। 1941 में ICS, ठीक है, ICS की परीक्षा दिए। ठीक है, और उत्तीर्ण भी हुए, मतलब पास भी हुए। ठीक है, इंडियन ICS की परीक्षा आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ICS की परीक्षा दिए और उसमें पास हुए। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग के दौरान जब उसको ट्रेनिंग दिया गया तो अमेरिका गए। ठीक है, प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए। ठीक है, उसके बाद बिहार में शिक्षा के क्या हुए, सचिव हुए। अच्छा, इनको सम्मान की बात करें तो विद्या वरिधि की उपाधि से विभूति और कालिदास अवार्ड मिले हैं और बिहार राज्य पुरस्कार, राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित हो। ठीक है, बिहार के जो अपना है, ठीक है, राजभाषा, उसको से पुरस्कारित किया गया इनको। अच्छा, इनको कृतियों की बात करें तो इनको कौन कौन सी कृति है, मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क, ठीक है, बंदी और सर्दियाँ, पहला राज, ठीक है, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह के टीके और गगन सवारी। ठीक है, बात करें यह निबंध उनकी पुस्तक बोलते क्षण निबंध संग्रह से लिए गए। ठीक है, यह जो निबंध है उनकी पुस्तक बोलते क्षण निबंध संग्रह से लिया गया। आइए ओ सदा नीरा, ठीक है, ओ सदा नीरा के लेखक है जगदीश चंद्र मथुरा। ठीक है, देखिए जगदीश चंद्र मथुरा अभ्यास। तो इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के कारण क्या है। ठीक है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है। कहते चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था। ठीक है, जिसकी जड़ें में पानी रुका रहता था, लेकिन धीरे धीरे वन की कटाई हो जाने के बाद वहाँ की भूमि समतल हो गई है, जिसके कारण पानी में कोई रुकावट नहीं होता। ठीक है, रुकावट होती है, नहीं होती। चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था, जिसकी जड़ों में पानी रुका रहता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वनों की कटाई हो जाने के बाद वहाँ की भूमि समतल हो गई, जिसके कारण पानी में कोई रुकावट नहीं होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कहते हैं कि इतिहास की क्रीमिया प्रक्रिया का क्या आशय है। ठीक है, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। देखिए क्रीमियाई पढ़ लिए, कीमियाई, ठीक है, कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। तो लेखक का कहना है कि नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए कर्नाट वंश के प्रथम राजा न्यायदेव, ठीक है, न्यायदेव ने यहाँ कर्नाटक वंश का नींव डाला और फिर अंग्रेज ठेकेदार पश्चिमी भारत का जमींदार पूर्व बंगाल में लोग यहाँ आकर बस गए, जिसके कारण यहाँ के जंगल को भारी क्षति हुई। ठीक है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को जंगल में भारी क्षति हुई। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 में कहते हैं कि धाकड़ शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, कहते हैं कि धाकड़ शब्द का क्या अर्थ है। ओरवा भाषा में धाकड़ शब्द का अर्थ है भाड़े का मजदूर। ठीक है, भाड़े का मजदूर, जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में बिहार के छोटा नागपुर पठार से उन्हें नील की खेती करने के लिए लाया गया था। ठीक है,
छोटा नागपुर पठार से उन्हें नील की खेती करने के लिए लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कहते हैं थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। ठीक है, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। थारुओं की कला की विशेषता निम्नलिखित है। कहते हैं वे जिन पात्र में धान रखते थे वे सीक के बने होते थे, जिन पर सीप का झालर लगा होता था। ठीक है, झोपड़ियों में प्रकाश के लिए कलात्मक दीप रखे जाते थे। ठीक है, झोपड़ियों में प्रकाश के लिए कलात्मक दीपक रखे जाते थे। हर पत्नी दोपहर को खाना लेकर पति के पास खेत में जाती। नववधू जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाती तो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीढ़ा रखती और पीढ़े के ऊपर काला पूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता और टोकरी को दोनों हाथों से संभाले लज भरी सुहाग भरी अपनी पग धीरे धीरे खेत में की ओर बढ़ाते तो सारा गांव जान लेता। ठीक है, सारा गांव क्या करता है, जान लेता कि नववधू अपनी प्रीतम को भोजन कराने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। ठीक है, अंग्रेज जो है नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। तो अंग्रेज जो है नीले किसानों पर जबरदस्ती 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करवाते थे। ठीक है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर जो नील की खेती करवाते थे। क्या कट्ठा पर, 3 कट्ठा पर, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करवाते थे। किसान के घर में शादी विवाह का कोई खुशी का माहौल होता था तो अंग्रेज को यानी कि नजराना भेजना पड़ता था। हाथी खरीदने या बीमार पड़ने पर भी किसानों से कर वसूला जाता था। ठीक है, देखिए अंग्रेज लोग जो था, देखिए नील की खेती पर अत्याचार किए। जैसे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जब नील की खेती लगा दिया जाता था तो 3 कट्ठा की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाता था। ठीक है, जिसमें भी नील की खेती लग जाती है उसकी उपजाऊ जो शक्ति होती है समाप्त हो जाती थी। अच्छा, दूसरी बात है किसान के घर में अगर शादी विवाह होता था तो उसकी खुशी के माहौल पर अंग्रेज को नजराना भेजना पड़ता। ठीक है, और हाथी खरीदने या बीमार पड़ने पर भी किसान से कर वसूला जाता था। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में, गंगा का पुल बनाने में अंग्रेज ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। ठीक है, गंगा का पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं, तो गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी इसलिए नहीं ली क्योंकि अंग्रेज के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि यह विचार अन्य जगहों पर फैले, इसलिए गंगा पर पुल नहीं बना। ठीक है, गंगा नदी पर पुल नहीं बना अंग्रेज लोगों ने। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। ठीक है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया, तो चंपारण में शिक्षा के लिए गांधी जी ने वहाँ के 3 गांव यानी कि बढ़ारावा, मधुबन, भीतिहरवा में आश्रम विद्यालय की स्थापना किए और वहाँ जिम्मेदार शिक्षक जो विदेश से शिक्षा प्राप्त करके आए उन्हें रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कहते हैं गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। ठीक है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में संस्कार एवं उत्तम चरित्र का विकास हो। उन्हें अक्षर ज्ञान के साथ साथ औद्योगिक ज्ञान का भी शिक्षा दी जाए ताकि उसका प्रयोग खेती और ग्रामीण जीवन में करे। ठीक है, देखिए आप लोग 10वां क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक है महात्मा गांधी। तो उसमें जो शिक्षा से संबंधित बच्चों को यही बताते हैं कि बच्चों को जो है बच्चों में संस्कार और उत्तम चरित्र विकास हो और अक्षर ज्ञान भी हो और उसके साथ साथ जो है आपको औद्योगिक काम का ज्ञान भी हो। ठीक है, ताकि उसका प्रयोग खेती और ग्रामीण में करे ताकि कोई भी जीवन जो है आत्मनिर्भर रह सके। कहते पुंडलिक जी कौन थे। ठीक है, कहते पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। जिन्हें भितरहवा गांव में पढ़ने के लिए 1917 ईस्वी में बेलगावा से बुलाया गया था। ठीक है,
बेलगावा से बुलाया गया था, पढ़ाने के लिए बेलगावा गांव से बुलाया गया था। बात करिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीख का उल्लेख लेखक ने किया है? इन सीखों को आज आप कितना उपयुक्त मानते हैं? ठीक है। गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीख का उल्लेख लेखक ने किया है? इन सीख को आप कितना उपयोगी मानते हैं? तो देखिएगा, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की 2 प्रमुख सीख हैं, निर्भीकता और ईमानदारी। गांधी जी निर्भीक होने की शिक्षा पुंडलिक जी को दी और पुंडलिक जी ने जो शिक्षा पूरे गांव वाले को दी। गांधी जी निर्भीक होने के साथ साथ ईमानदार भी थे। वे आंदोलन के समय किसी भी खबर के बारे में सुनते थे तो पहले उसे अपनी तरह से जांच पड़ताल कर लेते थे, तो बाद में कुछ लिखते थे या बोलते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, गांधी जी के चंपारण आंदोलन के 2 प्रमुख सीख हैं, निर्भीकता और ईमानदारी। ठीक है। गांधी जी निर्भीक होने की शिक्षा पुंडलिक जी को दी और पुंडलिक जी ने वह शिक्षा पूरे गांव वाले को दी। गांधी जी निर्भीक होने के साथ साथ ईमानदार भी थे। वे आंदोलन के समय किसी भी खबर के बारे में सुनते थे तो पहले वे अपनी तरह से जांच पड़ताल कर लेते थे, तो बाद में कुछ लिखते या बोलते थे। ठीक है। चलिए यहाँ से देखिएगा, अर्थ स्पष्ट करिए। ठीक है। अर्थ क्या करिए? स्पष्ट करिए। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मद मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्म मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसका क्या करना? अर्थ स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति जगदीश चंद्र मथुरा के द्वारा रचित निबंध ओ सदा नीरा से लिया गया। ठीक है। ओ सदा नीरा से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि पृथ्वी पर सुख भोगने वाला मानव और धर्म को अंधे की तरह अनुसरण करने वाला मानव दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू। ठीक है। जगदीश चंद्र मथुरा जी कहते हैं, ठीक है, जगदीश चंद्र मथुरा जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सुख भोगने वाला मानव और धर्म को अंधे की तरह अनुकरण करने वाला भी मानव है। दोनों मानव ही है, तो एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ठीक है। जैसे एक ही सिक्का में हेड और टेल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर खा देखिएगा, व्याख्या में, कैसी है चंपारण की यह भूमि? मानव विस्मृति के हाथों बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। ठीक है। तो कहते प्रस्तुत पंक्ति जगदीश मथुरा के द्वारा रचित निबंध ओ सदा नीरा से लिया गया है। लोग कहते हैं कि चंपारण की यह भूमि अत्यधिक महान है। यहाँ के अनेक बाहरी व्यक्ति आए, कई आक्रमणकारी भी आए, इस पावन भूमि को क्षति पहुँचाया, लेकिन फिर भी यह भूमि सारे अत्याचार को भुलाकर सबको माफ कर दिया। ठीक है। लेखक कहते हैं कि चंपारण की यह भूमि अत्यधिक महान है। यहाँ के अनेक बाहरी व्यक्ति आए, कई आक्रमणकारी भी आए, इस पावन भूमि को क्षति पहुँचाया, लेकिन फिर भी यह भूमि सारे अत्याचार को भुलाकर सबको माफ कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा। ठीक है। कहते हैं लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोग के विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उनके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहाँ और किस लिए वहाँ आकर बसे। ठीक है। लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोग के विभिन्न स्थान से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहाँ से और किस लिए वहां आकर बसे। लेखक ने बताया है कि नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए न्यायदेव, चालुक्य, नृपति, विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य सेनापति चंपारण के भूमि पर आए और यहीं बस गए। न्यायदेव ने यहाँ कर्नाटक वंश की स्थापना किया और अंग्रेज जो ठेकेदार, पश्चिमी भारत का जमींदार, पूर्वी बंगाल के लोग यहाँ आकर बस गया और अंग्रेज का मुख्य मकसद था कि नील की खेती से मुनाफा कमाना। ठीक है। अंग्रेजों का मुख्य मकसद था कि अंग्रेजों की खेती से क्या कमाना है? मुनाफा कमाना। क्या कमाना है?
तो मुनाफा कमाना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं कि पाठ में लेखक नारायण का रूपक रचता है और वह संग रूपक का पूरा विवरण प्रस्तुत करिए। लेखक बताते हैं कि गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल है, जैसे कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, केसरिया, वैशाली, कुशीनगर। कुशीनगर में गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में आने वाली जो बाढ़ होती है वो अत्यधिक प्रचंड होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं कि पाठ में लेखक नारायण का रूपक रचता है और वह संग रूपक है। रूपक का पूरा विवरण प्रस्तुत करिए। लेखक बताते हैं कि गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल है, जैसे कुशीनगर, लाहौरिया, नंदनगढ़, केसरिया, वैशाली। कुशीनगर में गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, नारायणी कहा जाता है क्योंकि इस नदी में आने वाली जो बाढ़ होती है वे अत्यधिक प्रचंड होती है। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, कहते हैं कि नीले गोरो, ठीक है, नीले गोरो और गांधी जी से जुड़े प्रसंग को अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, नीले गोरो और गांधी जी से जुड़े प्रसंग को अपने शब्दों में लिखिए। नीले गोरो ने जब किसानों पर अत्याचार किया तब जो है चंपारण में गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी ने चंपारण के लोगों के दिल में अंग्रेज के भय को दूर करने के लिए वहां शिक्षा व्यवस्था की स्थापना किया और पुंडलिक जी को यहाँ पढ़ाने के लिए नियुक्त किए, जो लोग के दिल में अंग्रेज के भय को दूर करने में अहम भूमिका निभाए। ठीक है, फिर से आंसर देखते हैं। नीले गोरों के जब किसान पर अत्याचार किया, ठीक है, नीले मतलब नील की खेती करने के लिए गोरे लोग मतलब अंग्रेज लोगों ने जब किसानों पर क्या किया, अत्याचार किया, तो चंपारण में गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी आगमन किए चंपारण में। गांधी जी ने चंपारण के लोग को दिल को अंग्रेज के भय को दूर करने के लिए वहाँ शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की और पुंडलिक जी को वहाँ यहाँ पढ़ने के लिए नियुक्त किए। ठीक है, पढ़ाने के लिए नियुक्त किए, जो लोग दिल से अंग्रेज के भय को दूर करने के लिए अहम भूमिका निभाए। जो लोगों को दिल से दूर करने के लिए क्या बनाए, अहम भूमिका निभाए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं कि चौरा और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है। ठीक है, चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने, उनमें क्या अंतर है। देखिएगा आंसर। ठीक है, कहते हैं जब चंपारण में बाढ़ आती है तो उपजाऊ मिट्टी छूट जाती है, क्योंकि नदी अपनी पूर्व रास्ता बदल लेती है और उसके द्वारा बनाए गए उबड़ खाबड़ भूमि को चौरा और मन कहा गया। ठीक है, मन कहा गया। और चौरा जिसमें जड़ या गर्मी में पानी कम हो जाता है, इसमें खेती आसानी से होती है। ठीक है, मन गहरे और विशाल खाड़ी होती है, जिसमें आसानी से खेती नहीं किया जा सकता है। फिर से उत्तर कहता है जब चंपारण में बाढ़ आती है तो उपजाऊ मिट्टी छूट जाती है, क्योंकि नदी अपने पूर्व रास्ता बदल लेती है और उसके द्वारा बनाए गए उबड़ खाबड़ भूमि को चौरा और मन कहा गया। चौरा जिसमें जड़ या गर्मी में पानी कम हो जाता है और इसमें खेती आसानी से हो जाता है। मन गहरे और विशाल खाड़ी होती है, जिसमें आसानी से खेती नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं कि कपिल वस्तु से मगध के जंगल तक यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी। ठीक है, कपिल वस्तु से मगध के जंगल तक यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी। कहते हैं कपिल वस्तु से मगध के जंगल तक यात्रा बुद्ध ने गंडक नदी के मार्ग से की थी। ठीक है, कौन नदी से, तो गंडक नदी से मार्ग की थी। तो ओ सदा नीरा जिसके लेखक है जगदीश चंद्र मथुरा। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन आंसर जो था टोटल 16 को, इसको समाप्त हो गया। लेखक परिचय समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, इतना मेहनत कर सकते हैं। थैंक यू।